हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी में कॉपी कैसे लिखेंगे। चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या अदर सब्जेक्ट बीएससी में चूज किए होगा, पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि बीएससी में कॉपी कैसे लिखेंगे, चाहे आपका इनके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पास कैसे हो। यदि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है तो कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना है और कैसे तैयारी करना है, पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अंत तक जरूर वॉच कीजिए। यदि आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बारी बारी से पूरे टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट पर रखा हूँ, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े। ध्यान दो ना दोस्तों, जब भी आप चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको जब प्रश्न पत्र मिलता है एग्जाम हॉल में तो उसको आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें निर्देश दिया होता है। उस निर्देश को ध्यान से पढ़िए। निर्देश में कितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया, कितने नंबर का है, उसके अनुसार ही आपको लिखना है। अथवा में कौन सा क्वेश्चन है ये भी चेक कर लेना है। कई बार जो प्रश्न होते हैं, बड़ा वाला जो प्रश्न होता है लॉन्ग आंसर, वो अथवा में होता है। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो सरल होगा उसको बनाने की कोशिश करना। नंबर को देख लेना, कौन से प्रश्न में कितने नंबर का है। शब्द सीमा, वर्ड लिमिट को जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इसमें टाइमिंग भी कम लगेगा। अब वर्ड लिमिट को आपने पढ़ा ही नहीं और आप भरते हुए चले जा रहे हो पेज को, वर्ड लिमिट से पार हो चुके हो, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में समय की बर्बादी बस है। इसलिए आपको बेसिकली जब भी प्रश्न पत्र मिले तो कम से कम आपको 5 मिनट जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो यह पॉइंट 1। पॉइंट 2 में बात करते हैं कॉपी की लाइनिंग। कॉपी की लाइनिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको तो दिक्कत नहीं है, और प्राइवेट स्टूडेंट वाले होते हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई लोग क्या होते हैं, मान लेते हैं कॉपी इस प्रकार का रहता है, तो स्टूडेंट कॉपी को भरने के चक्कर में इधर भी लाइन खींच देते हैं और इधर भी लाइन खींचते हैं और थोड़ा सा स्पेस में लोग लिखने लगते हैं। ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा लिखेंगे, इस प्रकार से करके लिखेंगे तो ज़्यादा पेज भर जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आंसर शीट आपको मिलता है, आपको यदि उसमें लाइन नहीं है तो आपको एक तरफ ही लाइनिंग खींचना है और बाकी इधर आपको पूरा लिखते हुए चलना है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनिंग नहीं था, लेकिन चाहते हो तो आप एक तरफ ऐसे साइड में से लाइन खींच सकते हो और इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक लिखते हुए चले जाना है। देखो यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैं जगह छोड़ दी हूँ, चाहते हो तो आप खींच सकते हो एग्जाम हॉल में, कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एकदम लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छता का ध्यान। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्जामिनर होता है उसके बाद तो बंडल बंडल सैकड़ों हजारों दर्जन का कॉपी पड़ा होता है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। यानी कि जो चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो आपके कॉपी को इस प्रकार से बिल्कुल बारीकी से ऐसा एक एक वर्ड को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर सिर्फ आपका राइटिंग को देखेगा। यदि आपका राइटिंग एकदम अच्छा है, स्वच्छ बनाया हो, हर वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा आप गैप रखे हो, राइटिंग दिखने में अच्छा है और थोड़ा सा आप सिस्टेमेटिक जमा के लिखे हो, थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए, तो जो चेकर होगा वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, सामने का हेडिंग देखता है और पलटी करता है। पूरा मार्क्स आपको इस प्रकार से 10 मार्क्स होगा, 10 का मार्क्स आपको दे के जाएगा। आपको ध्यान रखना है, राइटिंग अच्छा बनना चाहिए, कहीं पर भी आपको कट पिट नहीं करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप ये गलत हो गया, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कट नहीं करना। अगर ऐसा आप कट करोगे तो वहाँ पर पकड़े जाओगे और गोला कर देगा और चेकर यहाँ पर पूरा मार्क्स नहीं देगा। और भीड़ में गलती होगा तो आप बिल्कुल उसे सुधारना मत। जैसे मान जाए ये विषम है, मानते हैं ये गलत लिखा है, तो भीड़ में ना, तो भीड़ में यदि ये गलत लिखा है इसको मत काटना, चेकर इतना ध्यान नहीं देगा। अगर शुरुआत में गलती है और काटना चाहते हो तो आप पेंसिल से ऐसे करके काट देना प्यार के साथ। ऐसे गोदागादी बिल्कुल भी मत करना। राइटिंग जितना अच्छा बनाओगे, देखो बहुत सारे चेकर से बात करने पर पता चला है कि वो जब भी कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले वो राइटिंग को देखते हैं। जिनका राइटिंग अच्छा लगता है उनका शुरुआत के हेडिंग को देखते हैं और चेकर डायरेक्ट बिना पढ़े राइट करता है। तो ये बात याद रखना, चेकर का तरीका यही है कॉपी चेक करने का, राइटिंग को जरूर से वो देखता है। तो काट पीट नहीं करना, साफ सुंदर राइटिंग से बनाना। ऐसे गोदागादी भी आपको बीच में नहीं करना है, ऐसे काट देना है। चौथा पॉइंट है हमारा
मुख्य बातों को अंडरलाइन जरूर करें। मुख्य बातों को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है कि जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक का हेडिंग लिखिए। मान लेते हैं डिवीजन जर्मन का प्रयोग आया है पेपर में, तो डिवीजन जर्मन का प्रयोग ये टॉपिक लिखा, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक पेन हो या पेंसिल से ऐसे आपको अंडरलाइन कर देना है, ध्यान देना है, ऐसे आपको अंडरलाइन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी चेकर आपका आंसर शीट चेक करने के लिए पकड़ेगा तो ये जो हेडिंग है ये ओवर हो जाएगा और चेकर को डायरेक्ट दिखेगा और यहाँ पर समझ जाएगा कि इसी के बारे में लिखा होगा। तो इसी वजह से आपको फुल टू फुल मार्क्स 10 नंबर होता है, यहाँ पे 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी मेन पॉइंट होगा, हेडिंग होगा, अंडरलाइन जरूर करना। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार पूछा, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार लिखने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे अंडरलाइन आपको करते हुए चलना है। मतलब मेन पॉइंट जो भी हेडिंग होगा आपको, जैसे चक्रण वरण नियम आ गया तो इसमें यहाँ पर आपको हेडिंग अंडरलाइन जरूर करना है, अंडरलाइन करना ही करना है, ताकि हाईलाइट हो के चेकर को डायरेक्ट वो दिखे कि आपने वो पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया है। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंट बस लिख के अंडरलाइन कर दिया और क्वेश्चन का आंसर आप दे ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर भी आपको सिस्टमेटिक लिखना आना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट बात है इंट्रोडक्शन, परिचय या भूमिका। लॉन्ग आंसर टाइप जब भी होगा, जब भी लॉन्ग आंसर पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन भी देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब जो भी ये टॉपिक होगा उसमें साइंटिस्ट का नाम हो गया, उसका एक्सपेरिमेंट कौन से सन में हुआ, किस वजह से हुआ, ये इंट्रोडक्शन में आपको शामिल करना है। क्योंकि लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन शामिल करोगे तो काफ़ी थोड़ा और भरा भरा दिखता है और चेकर को ये पता चलता है कि सामने वाले को इसके बारे में सटीक नॉलेज है, तो वहीं पर आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देता है। इसलिए ध्यान रखना कि आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का, कॉम्पटन प्रभाव क्या है, सिद्ध कीजिए कॉम्पटन प्रभाव को। तो यहाँ पर देखो कॉम्पटन प्रभाव करके हेडिंग कॉम्पटन प्रभाव पूछा है, तो हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी लिखी है। कॉम्पटन ने सन 1923 में एक्सरे किरणें के प्रकीर्णन का अध्ययन किया और देखा कि जब एक वर्णी एक्स किरणें किसी हल्के तत्व द्वारा प्रकीर्णन होता है, तो इस टाइप्स के आपको देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर शामिल है। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल सी प्रूफ करने बोला था, इंट्रोडक्शन देने के बाद डायग्राम बना दिए, क्योंकि डायग्राम बनाना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिद्ध करने बोला था तो उपपत्ति करके इस प्रकार हेडिंग डालना, उपपत्ति कर हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से आपको पूरा लिखते जाना है, लाइन टू लाइन, और इस प्रकार से आपको प्रूफ करके दिखाना है। देख सकती हैं, देखो यार बीएससी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत लॉन्ग बनता है, पहले बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल को पूरा बनाओगे तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा, आधा अधूरा करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, पूरा नहीं मिलता, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल ही रहता है बीएससी में, लगभग पूरा प्रूफ करने वाला ही आता है। देख सकते हैं जो भी नोट्स दिखा रहा हूँ पूरा प्रूफ करने वाला, देख सकते हैं किस प्रकार से लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि कम लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये 10वीं 12वीं क्लास नहीं है। उसके बाद छठवां पॉइंट है शब्दों के बीच में गैप। देखो शब्दों के बीच में गैप देना आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे संरचना, जी श्लवन की संरचना, तो यहाँ पर शब्दों के बीच में देखो हर शब्दों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ऐसा नहीं कि आप एक वर्ड यहाँ पे लिखिए उसके बाद इतना जगह छोड़ के यहाँ पर लिख लो, ऐसा नहीं, ज़्यादा गैप भी आपको नहीं देना है, एकदम थोड़ा थोड़ा गैप देते जाना है। और जो भी पॉइंट वाला होगा तो उसको इस प्रकार से लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना, फिर दूसरा पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ना, फिर तीसरा पॉइंट। पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा तो पॉइंट बना के लिखना, कोई भी विशेषता पूछा होगा, उपयोग पूछा होगा तो उसको भी एक एक लाइन छोड़ के उसको लिखते हुए जाना है। गैप ज़्यादा नहीं देना है, एकदम कम गैप देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आंसर राइटिंग लॉन्ग होनी चाहिए। यदि आप बीए के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर आपको लॉन्ग लिखना चाहिए, यानी कि पेज को भर के लिखना चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग लॉन्ग का यही मतलब है। और यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो लॉन्ग शब्द का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट जो भी होते हैं मानते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में लिखा है निरक्षीय जड़त्वीय फ्रेम के क्या समझते हैं। यदि यह माना जाए कि प्रकाश का वेग सापेक्ष है तो माइकल मोरले प्रयोग में फ्रिंज विस्थापन की गणना कीजिए। अब यहाँ पर लॉन्ग लिखने का कोई मतलब नहीं होता बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट को पूरा न्यूमेरिकल प्रूफ करना पड़ता है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल तो होता नहीं है, तो आपको जड़त्वीय निर्देश फ्रेम दिया गया है तो इस जड़त्वीय निर्देशी फ्रेम का हेडिंग डाल के पूरा लिखना पड़ेगा। फिर माइकलसन मोरले प्रयोग
माइकलसन मोरले प्रयोग का हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर जो भी उपकरण होगा अपरेटस, उसको डायग्राम यहाँ पे बनाना है, फिर डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको वर्किंग मेथड हो तो वर्किंग मेथड को इस प्रकार से बताना है। उसके बाद इस प्रकार से बताने हुए आगे चलते जाना है। देख सकते हैं कितना लंबा न्यूमेरिकल गया है। लास्ट में इस प्रकार से पूरा करते हुए देख सकते हैं कितना लंबा माइकल मोरले का एक्सपेरिमेंट है, अभी भी प्रूफ नहीं हो। देख सकते हैं 5वां 6वां पन्ना में आ गया हूँ मैं, देख सकते हैं। अब जाकर कहीं माइकल मोरले प्रयोग एक्सपेरिमेंट प्रूफ होगा। देखिए इतना लंबा है। तो फिजिक्स में तो आप बिल्कुल फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है ना। फिजिक्स में भाई पूरा प्रूफ होना चाहिए। बीए के स्टूडेंट जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। उन बीए में क्या होता है भाई, अपने से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, वर्ड को समझना है और आप ऑटोमेटिक लिखते हुए चलना है। लेकिन बीएससी में फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना। मैथ्स में फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं फेंक पाओगे, आपको मालूम होना चाहिए न्यूमेरिकल, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। 8वां बार बार एक ही शब्द ना लिखे। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा या आता भी होगा तो एक ही वर्ड को बार बार घसीट के नहीं लिखना है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो एक ही शब्द को ना बार बार रट लगाए रहते हैं, उसी को बार बार रिपीट कर करके लिखते हैं। ऐसा करोगे तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बंदा बार बार एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, इसको कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर नंबर नहीं देगा। ठीक है। 9वां पॉइंट हमारा टाइम का ध्यान रखें। देखो यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीए चाहे बीकॉम के हो, आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और टाइम का ध्यान रखने का मतलब है कि आपको सोचना नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद शुरुआत से बनाने लग जाते हैं और मान लो 4था 5वां क्वेश्चन में फंस जाते तो लोग सोचते रहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोचते सोचते 5-6 मिनट बिता देते हैं, फिर भी क्वेश्चन का आंसर सोच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो आता है पहले बनाना है, जो भी आपको आता है वो पहले बनाना है, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, लास्ट में बनाने की कोशिश करना है यदि समय बचे तो टाइम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी बीएससी में लॉन्ग न्यूमेरिकल आता है जिसके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता। और बीएससी के स्टूडेंट होंगे तो आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बिना प्रैक्टिस के आप पूरे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिस भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस होगा मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वही टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, अन्यथा नहीं हो पाता है। उसके बाद आंसर कितने पेज में लिखे। देखो बीएससी वालों के लिए तो ये बात नहीं है आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, ये बात बीए वाले स्टूडेंट के लिए है। यदि आपको 200 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है, 200 वर्ड में, तो कम से कम आप 1 से 1.5 पेज जरूर लिखिए। यदि 200, 300, 400 वर्ड लिखने के लिए कहा गया है तो 2 से 2.5 पेज आप लिखिए, बीए वाले स्टूडेंट। लेकिन बीएससी वाले स्टूडेंट के वर्ड लिमिट का कोई पैटर्न ही नहीं ना, क्योंकि बीएससी वाले स्टूडेंट में ऐसा होता ही नहीं है। जैसे बीएससी वाले स्टूडेंट में वर्ड लिमिट होता नहीं है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर पूछे 3O इरिथ्रो आइसोमर की संरचना दीजिए, 3O एवं इरिथ्रो डाइस्ट्री आइसोमर को उदाहरण द्वारा समझाइए, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट का खेल नहीं होता। केमिस्ट्री उतना जाती, क्योंकि इसमें तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, आंसर कंप्लीट हो जाता है। केमिस्ट्री में उतना लॉन्ग आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बस जो पूछा उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब। लेकिन फिजिक्स में लिखना पड़ता है, फिजिक्स में पूरा न्यूमेरिकल होता है। सुक्रोज के जल अपघटन क्रिया को समझाइए। अब ये सुक्रोज का जल अपघटन क्रिया इसके बारे में बताना है, और केमिस्ट्री में क्या इक्वेशन याद रखना है। तो ये सब प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में तो आप जानते हैं, मैथ्स में भी कोई फेंक फाक के लिख नहीं पाओगे आप। पूछा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जो भी है उसको पहले मानना पड़ेगा। यदि संभव हो तो √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लेके चलना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो ही आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो मैथ्स में भाई आपको आना है चाहिए, नंबर नहीं मिलता है ना कुछ भी लिखने पर। गणित में कौन नंबर देगा भाई, बीएससी से हायर क्लास में आपको वो मैथ्स और सवाल आना ही चाहिए, तभी आपको नंबर मिले। इसमें कुछ फेक नहीं पाओगे, जो पूछा है वही लिखना पड़ता है। कोई अगर ये हिस्ट्री होता, पॉलिटिकल साइंस होता तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न एक भी नहीं छोड़े। अब क्या होता है, हमको जितना भी प्रश्न आता है उसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करें।
तो यदि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली छोड़ने पर कोई आपको 1 नंबर नहीं देगा। इससे बेटर ये है कि आप उस प्रश्न को 5 से 6 बार पढ़िए और थोड़ा बहुत उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में एजम्पशन आते हैं, जो भी आपने इमेजिनेशन किया है इस प्रश्न के आंसर को लेकर, उसको आपको कम से कम लिखने की कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी भी हार नहीं होगी। कम से कम चेकर उसमें कुछ ना कुछ नंबर देके जरूर जाएगा, तो खाली बिल्कुल मत छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए आप वीडियो पर अंत तक बने थे, पेपर नज़दीक है, तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न कहाँ से मिलेगा। कई लोग बीएससी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, बीएससी प्राइवेट मैथ्स बीएससी प्राइवेट लोग कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे तो बीएससी में के बाद एमएससी में मैथ्स में प्राइवेट होता है, तो कई लोग यार रेगुलर भी कर रहे होते हैं लेकिन कॉलेज वॉलेज जाते नहीं हैं। तो उन लोग के पास सवाल होता है कि कहाँ से तैयारी करें, परसों एग्जाम है, नरसों एग्जाम है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं। तो मैं बता दूं उन लोग को मार्केट में निकिता अनसॉल्व आता है, ये तो बीए का है, आपको बीएससी का खरीदना होगा। ये प्रथम वर्ष है बीए का, यदि आप बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के होंगे तो मार्केट में जाके निकिता अनसॉल्व पेपर खरीदना, 3-4 साल का यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ यार, यदि आप इनमें से पढ़ लोगे तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और इन रिपीटेड क्वेश्चन को आप टिक मार्क कीजिए अपने प्रबोध में, अपने गाइड में, और उस जो भी क्वेश्चन होगा उसको यूट्यूब में आप सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद वहाँ से जो भी एक्सप्लेन करेगा उसको समझिए और उसको कॉपी में प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन आपको कम से कम 10-15 तो मिल ही जाएंगे। 10-15 का आप नोट्स बना लीजिए, 1-2 दिन लगेगा, आसानी से आप पास हो जाओगे। तो ज़रूर से आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आराम से आप पास हो जाओगे। बाकी इतना टफ नहीं है यार, पास होना बहुत आसान बात है। बस आप 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर जुगाड़ कीजिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उन्हीं को आप सॉल्व कीजिए। उनमें से क्वेश्चन फंसते हैं और कई बार क्या होता है यार, उसी टाइप का प्रश्न आता है। आराम से पास हो जाओ, टेंशन मत लेना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स पर जरूर से कमेंट कर देना। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।